नमस्कार, फुल इन फन में आपका स्वागत है। हमने आज सोचा था कि आज ममता दीदी बहुत कुछ बोलने वाली हैं और ममता दीदी प्रेडिक्टेबल थी, उन्होंने बहुत कुछ बोला और कल प्रधानमंत्री ने बोला था कि वो बहुत गुस्सा करती हैं। आज वाकई में बहुत गुस्सा किया और उन्होंने कोलकाता रैली में पीएम के नारे पर ममता का पलटवार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घरे घरे, ममता ने कहा। इसमें राम को भी साधा और अपना वोट बैंक भी साधा। ममता बनर्जी बोली, बंगाल में फिर एक बार आएगी तृणमूल, हम जीत कर आएंगे और फिर विधानसभा में मिलेंगे। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे। राहुल जरा बगल में शॉट्स भी दिखाइए, क्या कहा ममता ने, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखें आप किस तरीके से जय श्री राम का ऑल्टरनेट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा 2016 की अगर बात की जाए, जो चुनाव हुए थे उसमें एस्कॉन की तरफ से बकायदा ममता बनर्जी तृणमूल को जमकर वोटिंग के लिए एक अनसेड मैंडेट था। ममता बोली हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घरे घरे, एक नया नारा उन्होंने बनाया। ममता बोली हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घरे घरे। आइए देखें क्या कहा ममता बनर्जी ने। और इसके अंदर आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। बोलेंगे? पक्का बोलेंगे? आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार, दो बार बोलना है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। कुछ हो या ना हो, लेकिन मामला टक्कर का है, रुका नहीं जा रहा है आपको बताने में। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले कोलकाता रैली में पीएम के नारे पर ममता का पलटवार। हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घरे घरे, ममता ने कहा है। और ममता बनर्जी बोली, बंगाल में फिर एक बार आएगी तृणमूल। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे दोनों का जो कॉन्टेस्ट है और फिर डिस्कशन ओपन करने जा रहे हैं हम। इसके अंदर आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। बोलेंगे? पक्का बोलेंगे? आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार, दो बार बोलना है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी,
तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। बहुत बहुत ही तगड़ा चुनौती का मामला। सीधे चलेंगे रविशंकर, मेरे सहयोगी इस वक्त कोलकाता में मौजूद है जहां पर वो रैली कवर कर रहे थे। रवि, सीधे सीधे दिखता है ममता ने आज की इस रोड शो में एक एक पॉइंटर पर प्रधानमंत्री को जवाब देने की कोशिश की है। जी निशांत, बिल्कुल आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने आज फिर से अपना आक्रामक रवैया दिखाते हुए सीधा सीधा देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को वहां पे चुनौती दी है। और उन्होंने साफ कहा है, कल जो वो पहले कह चुके थे, पहली बार कहे थे कल, कि मोदी और अमित शाह, ये तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी और अमित शाह देश के सबसे बड़े सिंडिकेट का मालिक है, उनको नहीं चाहिए। और आज एक नया स्लोगन फिर से दिया गया है कि हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल घरे घरे। तो इसका मतलब ये होता है कि हरे कृष्ण हरे हरे, हर घर में तृणमूल है। तो ये जो स्लोगन है ममता बनर्जी का, ये आज पहली बार सुनने में आया है। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी आज जितने भी सारे अपने कैंडिडेट्स थे, उनको फीमेल कैंडिडेट्स से आज इंटरनेशनल वुमेंस डे में वो आज यहाँ पे उनको आज लाए थे, उनके परिचय करवाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये रैली हो रहा था, कल शिलीगुड़ी में जैसा हुआ था वुमेन लेड रैली थे, आज भी इंटरनेशनल रैली में वुमेन्स डे के रैली में सारे महिला, आप जो बता रहे हैं, देखिए महिलाओं को लेकर आज हम एक बहुत खास इसके ऊपर डिटेलिंग करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो आपने बताया, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन सबके पास जाने से पहले मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन बता दूं। आपकी स्क्रीन पर जिनको आप देख रहे हैं, ये देखें यहां पर सबसे पहले मेरे साथ आपको दिख रहे हैं राजीव जेटली जी, कोलकाता से मौजूद हैं। बंगाल इलेक्शंस को बीजेपी की तरफ से काफी जबरदस्त तरीके से, तैयारी से, क्या कहूं, उसमें पूरी ताकत झोंक रखी है। आपका स्वागत है राजीव जी। और मेरे साथ है मानव जायसवाल टीएमसी से, आपका भी स्वागत है मानव जी। दीदी ने नारा जो दिया है, बड़ा तीखा नारा दिया है और एकदम कांटे की टक्कर नारे में तो दिखती है। आलोक सर मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। दीपक दीवान सर मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और रवि आपको सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले क्विक रिएक्शन, दीपक दीवान जी, ममता बनर्जी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। नारे का जवाब नारे से दिया और जय श्री राम का जवाब हरे कृष्ण से दिया। देखिए, ये तो इलेक्शन का टाइम है और इसमें लोगों की अटेंशन कैच करने के लिए आपको कैची स्लोगन देने पड़ते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला कि कृष्णा का नाम लेके उन्होंने अपना स्लोगन दिया, कल प्रधानमंत्री ने भी वैसे दिया था और हो सकता है शायद इसके जवाब में बीजेपी फिर दोबारा आ जाए। मैं आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, आपने महिलाओं का नाम लिया, मैं आपके अभिषेक जो कलकत्ता में उससे भी जानना चाहूँगा। मुझे सुनने में आया है कि ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है इनकी वुमेन कैंडिडेट से। हबीबपुर में सरला मुर्मू हैं जिनको इनकी पार्टी ने टिकट दिया, उसने टीएमसी को छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो बीजेपी में जा रही हैं। अभिषेक आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे चलूंगा रवि के पास। रवि, ये ममता बनर्जी की कोई वुमेन कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया है? हाँ देखिए, बिल्कुल सही है। सरला मुर्मू जो कि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने का ये ऐलान किया है आज। इसका कारण ये है कि जहाँ से वो है मालदा से, वहाँ पे उनको स्वीकार नहीं जा रहा था। पार्टी के बाकी जो लोग थे उनको मान नहीं रहे थे। मैं चाहूंगा आप एक बार ये खबर फिर से बताएं और मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करें। ममता बनर्जी की सिटिंग एमएलए ने, महिला एमएलए ने विमेंस डे के दिन बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। उनका नाम हमें बताइए। महिला दिवस पर ममता ने काटा सरला मुर्मू का टिकट, बीजेपी में शामिल होने की कवायद पर काटा टिकट। बड़ी खबर। लेकिन खबर यह भी है कि उन्होंने सीधे ज्वाइन कर लिया बीजेपी। मालदा के हबीबपुर सीट से टीएमसी ने दिया था टिकट, टीएमसी ने स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। यह बड़ी खबर है। वापस आऊंगा मैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं मुझे रवि।
हाँ देखिए निशांत, जो मैं कह रहा था सिर्फ शौर्ला मुर्मू नहीं, क्योंकि मालदा में तृणमूल कांग्रेस का जो संगठन है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का संगठन बहुत तगड़ा संगठन है और जो लोग तृणमूल के वहाँ पे लोअर जो है ग्रास रूट लेवल पे जो काम करते हैं उनका कहीं पे विरोध हो रहा था शौर्ला मुर्मू को लेकर, और इसीलिए वो विरोध देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के जो घोषित कैंडिडेट थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का ये ऐलान कर दिया, ठान लिया। सबसे बड़ी बात है, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको दे रहा हूं कि रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो कि सिंगूर के सीटिंग एमएलए थे, जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, वो शायद बीजेपी ज्वाइन कर जाएंगे। अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते, नंदीग्राम जैसा, सिंगूर जैसा तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार सिंगूर का लड़ाई, देखिए अगर टिकट नहीं मिला है तो फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उसके स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा सीधे हम ममता बनर्जी वाली वापस ब्रेकिंग पर आते हैं और आलोक मेहता सर मेरे साथ हैं। आलोक सर, बहुत क्विक रिएक्शन और उसके बाद मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट पे साथ जाऊंगा। एक चीज जो है सर वो ये था कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था, और मैंने ये कहीं पढ़ा भी कि किस तरीके से बीजेपी ने जो रिलीजियस हब्स हैं उनको किस तरीके से टारगेट करना शुरू किया, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की, और इस्कॉन एक ऐसा ग्रुप था जिसने बाकायदा ममता के लिए वोटिंग का एक मैंडेट, अनसेड मैंडेट दे दिया था। क्या आपको लगता है कि वापस उस वोट को कंसोलिडेट कर रही है वो? देखिए निशान जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चारों तरफ से जो कोशिश हो सकती है, ममता वही पूरी ताकत लगाएगी जो कहाँ से हो सकता है बीजेपी के खिलाफ। और प्रशांत किशोर भी तो उनके एडवाइज़र हैं। आप ये देखिए ना, जो बीजेपी से ही अपनी दुकान आगे उन्होंने शुरू की थी, तो उनको सारे ऐसे धार्मिक फार्मूले कहाँ पर कहाँ लगा सकते हैं उस मामले में। अब चूंकि वो तो कह चुके हैं इसके बाद उनको तो पलायन करके वापस शायद अमेरिका जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह चुके हैं इसके बाद नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो नंबर 1। दूसरा, ममता जी जो हैं वो महिलाओं के लिए कह रही, लेकिन उन्होंने टिकट तो दिए हैं कई सिने स्टार्स को, महिलाओं को, लेकिन क्या 33% जो सब मांग करते हैं। सर मैं उस पे आऊंगा। आलोक सर अभी उसकी बीन्स को स्पिल ओवर ना करें, मैं वो खबर पूरी दिखाने जा रहा हूं आपसे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी अगर मैं इस पे स्टिक करूं, क्या ये मतलब ईंट का जवाब पत्थर है, नारे का जवाब नारे से है? ईंट का जवाब पत्थर, लेकिन हाँ बराबर से पत्थर चलाने की बात है। ये लड़ाई इस बार पत्थरों के युद्ध क्यूब की तरह से है। देखिए राजनीतिक लड़ाई हमने बहुत देखी, बंगाल के कई इलेक्शंस हम देखते रहे हैं, कम्युनिस्टों से भी हिंसा भी होती थी, नक्सल भी वहाँ रहे। लेकिन इस बार जो राजनीतिक लड़ाई है, और पहले जितने 300 लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको पत्थरों से लड़ने वाली बाकी रह गया है। हथियारों से लड़ रहे हैं, धर्म के आधार पर भी लड़ रहे हैं, और धर्म में भी ऐसे पार्टी से कांग्रेस का समझौता है। खाली यही ममता जी नहीं, वो तो उससे समझौता कर रहे हैं जो कहते हैं कि 30 करोड़ मारे जाएँ, वायरस ऐसा आ जाए। कांग्रेस ने उसके साथ कल एग्रीमेंट किया है। अब इस एक्सट्रीम पर भारत का कोई इलेक्शन या दुनिया का कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा जिसमें कहा जाए कि 20 करोड़ लोग देश के मार दीजिए और मैं उम्मीदवार हूँ। इस तरह के लोग के साथ राजनीति हो रही है। निशान जी, जो आप कह रहे हैं ना, पत्थर युग में जब होता था कि सामने सबको मार दीजिए, उस तरह के पार्टियां हैं। खाली ममता जी को तो फिर भी मैं मानता हूँ कांग्रेस से आई हैं, कम से कम। आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक बार सीधे चलूंगा, जो टीएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपने पॉइंट रखा है, मैं उनके पास चलूंगा। मानव जी, एक बात है, देखिए अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा और मेरा बड़ा डायरेक्ट सवाल है। ममता दीदी ने बहुत शानदार नारा दिया, वैसे सुन के मजा आ गया। हम जर्नलिस्ट लोगों को मजा आता है ऐसी पॉलिटिकल फाइट्स देखने में, लेकिन सर मानेंगे ना आप कि आप लोग रिएक्टिव हैं, बीजेपी प्रोएक्टिव है। ममता दीदी ने मोदी जी का जवाब दिया है, सिर्फ इस रैली में उनका जवाब भर दिया है। प्रोएक्टिवनेस में वो बाजी मार गए आपसे। सर सभी को मैं नमस्कार करूंगा, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमन है। आज वुमेन्स डे है, मैं इसके लिए सभी वुमेन्स जितनी भी महिला है हमारे विश्व में जिस तरीके से वो कार्य सिद्ध कर रही हैं, मैं उनको नमन करता हूं। मैं हर गृहिणी को नमन करता हूं और आपके प्लेटफॉर्म से वुमेन्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नारा है बीजेपी का नारा होता है जो भगवान के नारों पर चलता है, हमारे लिए संगीत है। हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घरे घर, ये हमारे लिए एक संगीत है, एक लय है। और जहां तक जय श्री राम और जय सिया राम का जो प्रश्न है, हम सीता और राम को समक्ष देखते हैं। हम माता सीता के बिना प्रभु राम को हम देख नहीं पाते, हमारी आंखें बुझ जाती हैं। तो ये जो है आपका नारा सर, मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमने कार्य सिद्ध किया है, हमने कार्य का निर्वाह किया है। हमारी नेत्री ने हर तरीके से हर पैमाने में कार्य का निर्वाह किया है। मैं आपको शायद याद दिला दूं, जब 2019 में हमारी जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी, हमने 41% महिला कैंडिडेटों को टिकट दिया था, हमारी पार्टी ने, हमारी नेत्री ने। और ये इकलौती महिला मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में है। सर एक बात बता दीजिए मुझे, महिलाओं के साथ मैं आपको देखिए, अब मैं आना नहीं चाह रहा था मानव जी, मैं उसको सेव कर रहा था। जरा ये बता दीजिए अभी कितने महिलाओं को टिकट दिया आपने, कितने परसेंटेज? So it's over 50 people.
आप 41 से 17% पर आ गए। आपने पिछले चुनाव में लोकसभा में 42% टिकट दिया था, इस बार 17% दिया है बस। मानव जी, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। नीरजा जी मेरे साथ ज्वाइन कर चुकी है। नीरजा जी, स्वागत है मैम आपका आफ्टर लॉन्ग टाइम, मगर बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। राजीव जी, मैं सीधे आऊंगा अब आपके पास। मानव जी की आवाज नहीं आ रही है, वो ऑडियो लिंक ठीक करते हैं। राजीव जी, ये टक्कर कांटे की है, लेकिन अभी और भी मैं उनकी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन उन्होंने जय श्री राम का काउंटर कर दिया और प्रधानमंत्री ने जय श्री राम का नारा खुद नहीं बोला उस मंच से। निशान जी, बीजेपी के चाइना क्या बोल रही है ममता दीदी? समझिए इस बात का क्या इशारा है। अभी तक जो ये कह रही थी दीदी कह रहा हूं, बुआ जी जो कह रही थी, बुआ जी अभी तक ये कहते थे कि बीजेपी है नहीं पश्चिम बंगाल में, मोदी जी है नहीं पश्चिम बंगाल में। एक एक नेता का नाम लेकर बोल रही हैं कि वो नहीं चाहिए, दीदी कह रही है नहीं चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ये बात नहीं कह रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर निशान जी, मैं इस टाइम कोलकाता में बैठा हूं, किसी व्यक्ति से जाकर पूछिए, ऐसे हालात हैं जैसे आपने पिक्चरों में देखे होंगे जहां हफ्ता वसूली चलती है। अरे हफ्ता वसूली तो समझ में आता है, अवैध जगह पर अवैध दुकान लगाएंगे तो उसे हफ्ता वसूली कहा जाता है। लेकिन आप अपना प्लॉट खरीद के अगर मकान बनाना चाहते हैं तो उसमें सीधा सीधा दीदी का कट होता है, जो उनके भतीजे को जाता है। ठीक है राजीव जी, बुरे हालात के अंदर। राजीव जी, आप अपने एजेंडे को टो कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है, उन्होंने जय श्री राम का काउंटर दे दिया और ये वो काउंटर है, आपकी कॉपी बुक से निकाला, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये उसका काउंटर, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही काउंटर निकाला, लेकिन यहां पर वो टीएमसी ले आई। नहीं, अब तो मैं आपने कहा कि मैं अपने एजेंडे को आगे लेके चल रहा हूं। मेरा एजेंडा नहीं है। मैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता को कर रहे हैं। दीदी के नारों के हिसाब से पश्चिम बंगाल नहीं चलने वाला। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हमें रिबूटल नहीं चाहिए दीदी का। अरे दीदी का रिबूटल तो तब चाहेंगे जब ऐसे हालात नहीं होंगे जो वहां की जनता महसूस कर रही है। अब विश्वास कीजिए निशान जी, बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। इंतजार केवल इस बात का हो रहा है कब दीदी को उनकी असली जगह दिखाई जाए, कब उनके भतीजे को उनकी असली जगह दिखाई जाए। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर कोई नारा नहीं चलने वाला, कोई किंतु परंतु नहीं चलने वाला। किसी भी तरीके के नारे को लेकर के आ जाए, इस टाइम केवल और केवल जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। बदलाव और परिवर्तन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। केवल डेटें चुनाव आयोग ने निर्धारित करी है, उन तारीखों तक हमें इंतजार जरूर करना है। अच्छा, लेकिन एक ये बात मैं आपसे काउंटर लूंगा। आपने इसमें अपना कमेंट दे दिया, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं और मैं कई बार आता हूं अपने मेहमानों के पास, मैं सबके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर दीदी का डायरेक्ट प्रहार है। क्या कहा उन्होंने? सिंडिकेट के दो नेता मोदी बाबू और अमित शाह। ममता ने कहा देश भर में चलता है मोदी अमित शाह का सिंडिकेट। ममता ने यह कहा बंगाल आकर मोदी शाह सिर्फ झूठ बोलते हैं। ममता बनर्जी ने यह कहा पीएम मोदी के झूठ बोलने पर मुझे ताज्जुब है, यह कहा। क्या कहा ममता बनर्जी ने, आइए सुनते हैं। एक मोदी बाबू और एकजन शाह बाबू চাচা সুতরাং সিন্ডিকেটের এই দুজন নেতা সারেগামাপা গাইতে পারে না, তারা সানি ধাঁধা করে আর বাংলায় এসে শুধু মিথ্যে কথা বলে। একটা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি, একটা প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে এটা বড় তাজ্জব ব্যাপার। उत्साह की कमी नहीं है, मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। जब भी जिस तरीके से ये कट कल्चर की बात हो रही है, नीरजा जी मेरे साथ हैं, उनके पास मैं आपके पास आ रहा हूं और मैंने स्पेसिफिकली आपसे विमेंस डे को लेकर बहुत सारे सवाल तैयार किए हैं, लेकिन मैं ये जो एक मेरे सामने है, रवि को मेरे साथ लाइए। रवि, मास अपील की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपनी कैंपेन की शुरुआत इस चीज से की थी कि किस तरीके से वहां पर सिंडिकेट होता है, किस तरीके से वहां पर चीजें गड़बड़ होती हैं, किस तरीके से वहां पर कट कल्चर चलता है। ममता बनर्जी जी का सीधे मोदी जी और अमित शाह को इसमें ड्रैग करना,
लेकिन इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं दिखाना, कुछ बताना नहीं, ये सिर्फ एक स्लोगन बन के रह जाएगा। देखिए निशांत, सबसे पहले तो ये बता दूं, ममता बनर्जी का ये डायलॉग आज नहीं है, कल उन्होंने इसका शुरुआत किया था पहली बार सिलीगुड़ी में। उन्होंने जो कहा था उसका मतलब ये था कि केंद्र सरकार, उनका आरोप था केंद्र सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक जो सेल मान लीजिए, रेल या तो एयर इंडिया, ऐसे जो सारे है इंस्टीट्यूशंस, उनका बेसरकारीकरण कर रहे हैं, उनको पब्लिक से प्राइवेट हाथ में जा रहा है, उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके चलते उन्होंने ये कहा कि वो सबसे बड़े सिंडिकेट चला रहे हैं। और आज ममता बनर्जी ने फिर ये कहा है कि देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि है सबसे बड़े सिंडिकेट का मालिक वो है। अब ये बीजेपी कैसे इसका उत्तर देगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ममता बनर्जी का ये आक्रमण ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि बीजेपी बहुत दिन से अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये सिंडिकेट का आक्रमण कर रहा था कि तृणमूल कांग्रेस कहीं पे सिंडिकेट चला रहा है, कहीं पे तोलाबाजी कर रहा है। लेकिन कल ममता बनर्जी जैसे पलटवार किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी एक भी सुई के धागे में जो मिट्टी होता है वो छोड़ने वाली नहीं है। और क्योंकि ये चुनाव का मैदान है, उनका ये आक्रमण रवैया जारी रहेगा। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को जरा दिखाने जा रहा हूं यहां पर बिग बॉल पर उम्मीद है और चुनौतियां क्या हैं बंगाल की। आइए जरा राहुल, उम्मीद और चुनौतियों का जरा जिक्र करें, क्योंकि कल कुछ प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट किया था, आज ममता दीदी ने जवाब दिया है। अपने मेहमानों से जवाब लेने से पहले यहां पर देखें आप बंगाल की चुनौतियां और उम्मीदें। प्ले करें इसको राहुल, यहां पर जो हमारे सामने है। देखें आप, चुनौतियों में कट मनी, सिंडिकेट, बेरोजगारी, हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण। उम्मीद, बंगला संस्कृति की रक्षा, साफ सुथरी सरकार, प्रगतिशील, गरीबी का खात्मा, बेरोजगारी खत्म होना, सोना और बांग्ला, बहन बेटियों की सुरक्षा, ये दोनों चीजें। लेकिन अब मैं चाहूंगा राहुल सीधे ब्रेकिंग और जो उनका बयान था उससे हम सीधे चलेंगे। आलोक सर, सवाल खड़ा ये होता है कि खाली जार्गन के लिहाज से आपने उनका नाम ड्रैग कर लिया, आपने कुछ प्रूफ नहीं रखा, कुछ फैक्ट नहीं रखा। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो तो सीधे सीधे आपके परिवार के ऊपर केसेस भी बता रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन आपने तो सीधे नाम ड्रैग कर लिया। ये वोटर के बीच में क्या मैसेज जाएगा इसका? देखिए निशान जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री रहते हुए और ममता बनर्जी नीतीश कुमार की तरह उनको भी लोग देखते थे कि भाई वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार आज नहीं 10 साल बाद भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी की, और ताज़ा बयान भी आप देखिए, आप सबूत की बात कर रहे हैं, मतलब वो तो जैसे कहते हैं गुंडा बोल रही हैं, कभी कुछ बोल रही हैं, मतलब भाषा का भी जो संयम होना चाहिए। एक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री ने भी सिंडिकेट कहा, परिवार के बारे में बात की, और उसकी ऐसा ही है, सीबीआई जांच कर रही है, कई छापे पड़े हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो भी या उनसे निकल करके आए, उनके आज भी पूछताछ हो रही है, चाहे वो बीजेपी में आ गए तब भी पूछताछ हो रही है। लेकिन इनकी भाषा से ममता बनर्जी बेचैन है। जो मैं आपको कह रहा हूँ, शुरू में हमने कहा कि वो करो या मरो की तरह से हैं। एक ही उसका फायदा मैं निशान जी कहूँगा, इस दोनों लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर रही हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिए, दो ही बचेंगे मैदान में, वो दोनों ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, बिहार में कहीं हुआ या कहीं गुजरात में अभी हुआ, कांग्रेस का नामो निशान एक आध जगह कहीं आ जाए। ये स्थिति का भी राजनीतिक आगे की दूरगामी दृष्टि से ममता के इस आक्रामक रुख से वो चाहे 2 नंबर पर रहें, लेकिन बंगाल की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में उन सारे अपोजिशन के लोगों को पीछे छोड़ देंगी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा मानव से। और मानव, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। आज ममता दीदी ने, मैं चाहूंगा नीचे टिकर पे वो जरा बता दें जो हम ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। आज ममता दीदी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी को सिंडिकेट के तौर पर कहा, लेकिन इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं कोई प्रूफ तो होगा, कोई फैक्ट्स तो होंगे, वो कहां रखे गए? सर, बड़ा सीधा से दीदी ने बोला कि जिस तरीके से रेलवे बिक रही है, जिस तरीके से रेड फूड का सौदा हो रहा है, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो नवरत्न कंपनियां हैं जिनको आप बेच रहे हैं, बेचने स्प्री पे है। एक तरफ बीजेपी मार्केटिंग स्प्री पे है, जहां पे दूसरे पक्ष के नेताओं को खरीदा जा रहा है, और एक तरफ बेचने स्प्री पे है। मानव जी, एक सेकंड, मानव जी, सुन लीजिए सर, आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं बस आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, अरे आप बोलिए। अरे सर, मैं नहीं रोक रहा हूँ आपको, मैं आपसे बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मानव जी, एक सेकंड, मैं आपको जो बोलना बोलिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा।
मुझे बस इतना बताइए, रोकिए मत। क्या डिसइन्वेस्टमेंट को आप सिंडिकेट कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट को आप सिंडिकेट कहते हैं, ये आपका प्रश्न है? जी सर आप मेरे को एक बात बताइए, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर हमने एक प्रधानमंत्री को चुना है और अगर किसी ने भी उनको चुना है तो उन्होंने सुना है कि भैया आप जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उनको आप अच्छे गवर्नेंस के अंदर लाएं, ना कि डिसइन्वेस्टमेंट की तरह उनको बेच दें। और बेच कौन रहे, खरीद कौन रहे हैं? या वहां पे मुझे कुछ दिन पता चला केरला में कोई पोर्ट है या त्रिवेंद्रम की तरह पोर्ट है, वो 2000 एकड़ जमीन, नॉट जमीन, नदी, समुद्र, किसी एक कंपनी को चला जाता है। ये तो सिंपल है। हम तो हमारे दो, अब ये नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का है लेकिन बड़ा सटीक है। मैं कभी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी जितना मुझे याद है, बोलना चाहिए, जितना मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी चिदम्बरम साहब ने, तब तो ममता दीदी कांग्रेस में थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। तब पूत कपूत और पूत सपूत कहां चला गया? सर फ्रैक्शनल डिसइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट वो की चर्चा फ्रैक्शनल करना था, और ये वो फ्रैक्शनल था, ये सब्सटेंशियल है। नवरत्न कंपनियों को बेचा जा रहा है, ये प्रमाणित है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ये प्रमाणित है। लोग पॉइंट किसी भी देखिए, तरीके से त्रासदी बेरोजगारी बढ़ गई है और मैं फ्यूल राइस बढ़ गया है। इस पर कल मैंने बीजेपी नेताओं से डायरेक्ट सवाल पूछा था, मैं एग्री करता हूं, बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए, मैं एग्री करता हूं, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, डिसइन्वेस्टमेंट को आप सिंडिकेट कैसे बना सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। बेनिफिशियरी कौन है सर? डिसइन्वेस्टमेंट के बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं दिख रही है सर। ये तो कुछ उनके दोस्त यार हैं जो बेनिफिशियरी दिख रहे हैं, हर जगह उन्हीं का नाम आ रहा है। तो चल नाम ले लीजिए। हम तो हमारे दो दिख रहे हैं, और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है सर, पूरे देश को दिख रहा है सर। अच्छा, और बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, वो जरा बताएंगे। वो जो अब खैर चलिए, मैं खुद सवाल क्या पूछूंगा, मैं सीधे राजीव जी से पूछता हूं। राजीव जी इसका काउंटर दीजिए जरा, राजीव जी इसका काउंटर दीजिए। नहीं, मैं निशान जी अभी देखिएगा, अभी डिबेट खत्म होनी चाहिए, खत्म होता ही दीदी पूछे की बोलबे। अरे ये जो पूत सपूत की वाली बात हो रही है वो तो मेरे भतीजे पे आती है। मेरे भतीजे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। अभी तैयारी करके नहीं भेजा शायद इनको, दीदी पहले से भाषण दे देती है, उसके बाद उनके प्रवक्ता आके यहाँ बोलते हैं और प्रवक्ता को समझ नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अरे यही तो हम कह रहे हैं दीदी से, पूरा बंगाल लूट खाया आपने केवल अपने भतीजे के लिए। बंगाल का हर व्यक्ति परेशान बैठा है। अब इन्हीं से पूछ लीजिए, इनके पड़ोस में कोई व्यक्ति अगर मकान बनाना चाहता है, दुकान बनाना चाहता है, क्या बना सकता है? बोलिए, टीवी पे बोलिए, पूरा बंगाल सुन रहा है इस बात को। क्या वो कट मनी नहीं देता? बोल के बताइए टीवी पे कि नहीं लेता हम कट मनी। पूरा बंगाल सुन रहा है। कम से कम देखना चाहिए बंगाल की जनता को कि ये दीदी का प्रवक्ता टीवी पे बोल रहा है जो हकीकत नहीं है। अरे सीधा चपेट पड़ेगी आपके मुंह पे, सीधा चपेट पड़ेगी बंगाल की जनता की तरफ से। यही पे हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। यही तो हम सोचना दिखाना चाहते हैं। बोलो आप कि हम नहीं लेते हैं। एक एक क्लब आपका पैसा लेता है। एक नहीं सर, एक सेकंड, आपने बोल दिया राजीव जी, एक सेकंड मैं चाहूंगा दोनों को स्क्रीन पर दिखाइए, बीच में वर्सेस वाले में राजीव जेटली जी और मानव को। मानव, आपका रिएक्शन उस पर। सर ये किसी और दुनिया में रह रहे हैं सर, ये राजीव जी किसी और दुनिया में रह रहे हैं, ये बंगाल में नहीं रह रहे हैं। बंगाल की एक ऐसी धरती है जिस जगह सभी को बराबर का हक मिला है। और ये मैं बता दूं इनको, जो हमारा मंगला हाट है, हमारे हावड़ा में एक मंगला हाट है, एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का व्यापार होता था, जहां बीजेपी ने बोला कि इसको बंद करिए। और सर कट मनी की बात करें तो न्यायपालिका में जाए, लोगों से बात करें कौन सी कट मनी की ये बात कर रहे हैं, कौन से भ्रम में जी रहे हैं, कौन सी कट मनी की बात कर रहे हैं सर? कट मनी किससे मिलता है सर? कट मनी क्या आप चाहते हैं कि जो दुकानदार जो ठेला लगाता है उससे कट मनी लिया जा सकता है? अब जो कोई ठेला लगा रहा है, जो फुचका बेच रहा है, जो अपने कपड़ों को बेच रहा है सड़क पे रह के, सर हमारे यहाँ स्टॉल, हमारे यहाँ छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, व्यापारी नहीं होते सर, गृहणियों के घर में जाके कपड़े बनते हैं और वो सड़क पे बेचते हैं सर। वो मॉल में नहीं रहते। एक मिनट मानव जी, एक मिनट। ओके, आप लोगों ने बोल लिया और कहीं डिबेट नहीं जा रहा है, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं नीरजा जी के पास आने वाला हूं, वो इतनी सीनियर है और मैं बड़ी देर से उनके पास नहीं आया हूं। लेकिन मैं आपसे सीधे सीधे एक चीज जानना चाहता हूं। राजीव जी, ये मेरा सवाल आपसे भी है, अगर वो इतने ही साफ सुथरे नहीं हैं तो उनके यहां से इतनों को अपने यहां क्यों भर्ती कर लिया आपने? ये पॉलिसी इसलिए निशान जी, ये पॉलिसी किसी नेता की नहीं है, ये भतीजे की पॉलिसी है जो बुआ ने बनाई है। नेताओं की पॉलिसी नहीं है। भतीजे के लिए बुआ कमा रही है और कोई नेता को कहीं कटमनी नहीं जा रही है। केवल और केवल दो लोग इसमें भागीदार हैं और पूरे बंगाल के अंदर उसके पैसे से दीदी अपने पोस्टर लगा रही है। बताइए कौन से दूसरे नेता के लगाए?
बताइए कौन सा नेता है इनका ऐसा? किसी को अधिकार है क्या? आप एयरपोर्ट से उतरिए, पूरे बंगाल का पेड होर्डिंग दीदी ने बुक करवा रखा है। कोई दूसरा नेता नहीं है क्या आपके पास? या उनके भतीजे के पोस्टर है या दीदी के पोस्टर है? ये कट मनी, ये कमीशन खोरी केवल अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल मतलब बुआ और भतीजा दो लोगों के सर्वाइवल। सर अब मैं रोकूंगा, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाने के बाद अब उन्होंने क्या कहा है? गुजरात में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, ममता ने कहा है। महिलाओं पर रिकॉर्ड उठाकर देख ले, ममता ने कहा। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले होते हैं, ममता बनर्जी ने कहा। मैं सीधे चलूंगा, रवि मेरे साथ हैं। रवि, ये जो ममता बनर्जी ने सीधे गुजरात का एंगल लेकर आई है, और ये डेफिनेटली वो वृद्ध महिला के लिहाज से है जिसका एक हर जगह अब वो टीएमसी की गुंडागर्दी का एक कहा जाए कवर पेज बनता जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या उसका ये काउंटर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है? देखिए, सांप्रतिक काल में यूपी में और अहमदाबाद में जो घटना घटी है उसके बाद ममता बनर्जी लगातार ये सवाल उठा रहे थे, क्योंकि बीजेपी के तरफ से बीजेपी के जितने भी महिला नेत्री है, लॉकेट चैटर्जी बोलिए, रूपा गांगुली, अग्निमित्रा पॉल, हर कोई ये लगातार ये कह रहा था पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है। और ये बेलेघाटा में जो घटना घटी है उसके बाद से ये आवाज़ और बढ़ चुकी है, ये स्लोगन और बढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा, मैं सीधे चलूंगा नीरजा मैम के साथ। मैम, अब महिलाओं की अगर बात की जाए, इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि और ये जाहिर सी बात है, एक महिला मुख्यमंत्री हैं और महिला मुख्यमंत्री से महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी सबकी बात होती है। लेकिन वो जो एक 75 या 80 वर्षीय महिला जिनके साथ जो हुआ, उसके बाद सवाल खड़े होने लग गए। ये जो कैंपेन स्ट्रैटेजी है, इस पर आपका पहले कमेंट। कैंपेन स्ट्रैटेजी है वो ये है कि पलटवार करना, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। शुरू में ममता बनर्जी डिफेंसिव पे थी, आज हम जो देख रहे हैं जिसका आप जिक्र किया है और डिस्कशन चल रहा है, उसमें लग रहा है बहुत ही आक्रामक रवैया ममता बनर्जी ने अपनाया है। और जैसा कि कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री को सिंडिकेट कहना, और बार बार जो बात होती है कट कमीशन और एक्सटॉर्शन और सिंडिकेट की, तो और यह भी बात है जो उनका मुद्दा है, आउटसाइडर का मुद्दा, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, और उस लड़ाई को वो आज गुजरात तक भी ले गई हैं कि गुजरात में क्या महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी इस चुनाव, बंगाल के चुनाव का केंद्र बिंदु बनती जा रही हैं। मैम, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चुनाव जो है ये पर्सनैलिटी ड्रिवन होता जा रहा है, बनस्पत इशू ड्रिवन? प्रधानमंत्री ने कल काफी एलोंगेटेड स्टेटमेंट दिया कि ममता दीदी की स्कूटी को लेकर। ममता दीदी ने आज अमित शाह और मोदी का जिक्र किया, गुजरात का जिक्र किया। ये पर्सनैलिटी ड्रिवन ज्यादा बनता जा रहा है। देखिए निशांत जी, ये चुनाव अगर आप देख लें पिछले कितने सालों से, सब भी पर्सनालिटी ड्रिवन है। इश्यूज तो गौण हो जाते हैं, इश्यूज रहते हैं, कुछ रहते हैं। इस बार भी इश्यू है, महंगाई इश्यू है, नौकरियां इश्यू है, करप्शन इश्यू है, कट कल्चर की जो बात कर रहे हैं वो बंगाल में इश्यू है, उसमें दो राय नहीं है। और ममता किस तरह से वो उससे जूझेगी वही हम देख रहे हैं। और जो नारे लग रहे हैं, एक चीज कहेंगे, ममता लड़ रही हैं, ममता फाइट बैक कर रही हैं, डिफेंसिव से आक्रामक हो रही हैं। और अब क्या आउटकम होगा इसका, क्योंकि कांटे की टक्कर होने वाली, इतना आसान नहीं है ममता बनर्जी के लिए इस बार। मैं एग्री करती हूँ दूसरे पैनलिस्ट के साथ जो कि कह रहे हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस इसमें स्क्वीज आउट हो जाएंगे जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता जाता है जी। ये बाइपोलर हो जाएगा। और अगर ममता जीत गई, अगर निकाल ले गई जी, तो ममता एक सिंबल बन जाएंगी ऑपोजिशन की लड़ाई का। आज ममता बनर्जी मोदी शाह की जो पॉलिटिक्स है उसका सबसे आक्रामक चेहरा बनती जा रही हैं ऑपोजिशन की तरफ से, और कोई नहीं है जो इस तरह से लड़ रहा है। मास लीडर है, लड़ रही है। इसका आउटकम क्या होगा, अंजाम क्या होगा, हमें पता नहीं, लेकिन निकाल ले गई बाजी तो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में भी एक क्विक रिएक्शन में दीपक दीवान जी से लूंगा। सर,
क्योंकि अब हम महिलाओं की बात कर रहे थे और आपने इस इश्यू को रेज किया था, देखिए उन्होंने गुजरात का जिक्र कर दिया। देखिए मैं गुजरात का उन्होंने किया, वो काउंटर स्टेटमेंट्स हैं ये, क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी ने इशू उठाया था, जो आई थिंक 85 ईयर ओल्ड वुमन का पोस्टर छपा था जो सब जगह लगा था टाउन में, ये पूरा जो रिएक्शन हो रहा है, जिस तरह से ममता बनर्जी बोल रही हैं, इट इज़ अ फाइट फॉर सर्वाइवल। जी, ममता बनर्जी के पास बंगाल के अलावा कुछ नहीं है जी, और वो लड़े या मरे उस वो करके ये इलेक्शन लड़ रही हैं। और इसमें देखिए वो पहले ये भी कह चुकी हैं कि मोदी इज नॉट माय प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की स्टेटमेंट देती रहती हैं वो। तो वो कहीं ना कहीं पूरे बंगाल के इलेक्शन में लोकल इशू बना के कि मैं ही बंगाल की रानी हूँ, बंगाल चलाने वाली हूँ, मेरे सेंटर पे वी आर नॉट डिपेंडेंट, वी डू नॉट एग्री विद सेंटर, इस तरह का वो करके वोटर्स को अपना वो कर रही हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, एक क्विक रिएक्शन में मानव से लूंगा। मानव, आप अभी तक हमने जो देखा और उसमें जो डेटा है उसमें अलग अलग फैक्ट्स हैं। देखिए, डेटा को लेकर तो कई सारी बातें हो सकती है, मेरे पास और खतरनाक डेटा है, मैं आपको बताऊंगा, आप बताएंगे। लेकिन महिलाओं को लेकर जो एक वृद्ध महिला के ऊपर हमला हुआ या जो कुछ भी हुआ, आपको लगता नहीं उससे कि आपकी पार्टी की जो छवि है वो थोड़ी धूमिल हुई, खराब हुई, बल्कि काफी ज्यादा खराब हुई? सर, जिसके ऊपर भी हमला हो, किसी भी महिला पे हमला हो, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो, वो निंदनीय है और हमारी पार्टी ने हमेशा उसका विरोध किया है और कभी भी उसको समर्थन नहीं किया है। लेकिन एक चीज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं सर, कुछ डेटा है मेरे पास, जबकि डेटाओं के मैं ऊपर ज्यादा संक्षेप में नहीं बोलूंगा। सर, कुछ महीने पहले एक हथरास केस हुआ था सर, मैं उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में चिंतित हूं कि जिस तरीके से एक मां को अपनी पुत्री का शव न दिया गया, इसके लिए मैं चिंतित हूं, मैं पीड़ित हूं। और मैं मानता हूं आज वुमेन्स डे में आपने ये बहुत अच्छी बात कही सर, मैं दुखी था उस समय भी, मैं आज भी दुखी हूं कि ये कैसा प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, जहां पे एक योगी है, उनको योग का ज्ञान है लेकिन उनको माता पिता के वियोग का ज्ञान नहीं है। ये कैसा सर, एक बात बताइए, आप देखिए, आपकी दुखी होने की जो आपकी दुखी होने की, एक मिनट मानव जी, आप पॉइंट टेकन, मैं आपकी बात को आगे लेके जाऊंगा, मैं आपकी बात को आगे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके दुखी होने की जो प्रवृत्ति इतनी सेलेक्टिव क्यों है? क्योंकि 2020 का एनसीआरबी का डेटा देता है कि महिलाओं और चिल्ड्रन की जो ट्रैफिकिंग होती है सबसे ज्यादा इस देश में मुंबई और कोलकाता में होती है। क्राइम रेट की बात की जाए तो नंबर 3 पर आप हैं महिलाओं के खिलाफ। सर, कुछ दिन पहले की बात है सर, कुछ दिन पहले की बात है, एक आर्टिकल आया था, मैंने पढ़ा था, जहां पे हमारी, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज वो एमपी है राज्यसभा की किसी पर्टिकुलर पार्टी की, जिनका नाम आया था, दिस इज वेरी पर्सनल एलिगेशन, बट नाम आया था, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर, ये जो बात है ना, ये गलत है। अगर हमारी नेत्री को पता चलता है, हमारे प्रशासन को पता चलता है, तो प्रशासन ने बहुत जगह जाके ये इलीगल ट्रैफिकिंग को रोका है और बच्चियों को वापस उनके घरों से मिलाया है। और सर, एक मैं बता दूं सर, बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान होता है। साथ ही साथ अब मैं कुछ फैक्ट्स देख लेता हूं। मुख्यमंत्री आने के बाद इसको विमेंस डे के दिन पॉलिटिकली ट्वीक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा यहां पर, अब महिलाओं को लेकर जो हमारी रिसर्च टीम ने कुछ डेटा तैयार किया है बंगाल में, आइए देखते हैं यहां पर और इसको जरा समझें और देखें, प्ले करें यहां पर। राहुल, वो हमारे सामने जो डेटा है उसको देखना बहुत जरूरी है। बंगाल में इसको देखें और समझें, महिला वोटर बंगाल में, आप देखें इसको, साल 2021 ये महिला वोटर 3.34 करोड़, कुल वोटर 7.5 करोड़। और यहां पर आ जाइए, 2016 में टोटल वोटर थे 6 करोड़ करीब 59 लाख और महिलाओं के कितने, 3 करोड़ 18 लाख। यहां पर आ जाइए। अब यहां पर आप इसको देखें किस तरीके से ये टीएमसी महिला कैंडिडेट 50 2021 में, बीजेपी पहली लिस्ट में 7, कुल सीटें 294। जरा इसको समझें, 2019 में लोकसभा में टीएमसी ने 17 दिए थे, बीजेपी ने 5 दिए थे। यहां पर आइए, 2016 में 45 थे, इस बार 5 ज्यादा हैं, लेकिन यह आपके सामने बीजेपी का जो आंकड़ा है 31 है। इसके साथ मैं चलूंगा राजीव जेटली जी के पास। राजीव जी, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, मैं चाहूंगा यही ग्राफिक जरा दिखाएं सीधे। महिलाओं की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए राजीव जी, तो हमारे पास जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है सामने सामने कि टीएमसी में सीट देते वक्त, टीएमसी में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंस महिलाओं को दी जाती है बनस्पत बीजेपी के।
बिल्कुल नहीं। देखिए अभी आप देखिएगा जब सीटों का बंटवारा पूरी तरह से हो जाएगा, जब वितरित हो जाएंगी सीटें, उसके बाद आप देखिएगा ना हमारा ग्राफ कहाँ पर रहता है और टीएमसी का ग्राफ कहाँ रहता है। क्योंकि आप साथ में एक बात कर रहे थे महिलाओं के उत्पीड़न की। देखिए अभी इन्होंने कहा कि जो भी हमारे संज्ञान में आता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आदिवासी महिला है, चाय के बागानों में काम करती हैं, उन्होंने खुद बाहर निकल के उत्पीड़न का इल्जाम लगाया, लेकिन दीदी के पास शायद वक्त नहीं है उनकी सुनवाई करने के लिए, कोई दीदी अपने बिजनेस और अपने धंधे में बिजी है। महिलाओं के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, लगभग 2016 के बाद से तो ये आंकड़ा भी अपलोड नहीं करते। इन्होंने आंकड़े भी अपलोड करने इसलिए बंद कर दिए क्योंकि हम आंकड़े अपलोड करेंगे तो उसके बाद हमारे खुलासे शुरू हो जाएंगे। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरीके के हालात, बदतर हालात जो पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं वो जनता के सामने ना आ जाए, ये भी उन्हें चिंता सताती है। लेकिन हम बार बार इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? हमें मालूम है पश्चिम बंगाल के मूल निवासी की इस वक्त पे क्या मांग है। उसकी मांग ये है, मुझे आजादी चाहिए। ठीक है राजीव जी, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं आपके पॉइंट में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा और एक शार्प रिएक्शन नीरजा जी से लूंगा। नीरजा जी, क्या ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगर सीटों में ज्यादा हो रहा है तो उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सी पार्टी है, क्या इससे गेज किया जा सकता है? देखिए जो आपके आंकड़े आप कह रहे हैं, टीएमसी ने महिलाओं को टिकटें दी है इस बार, हालांकि उतनी नहीं है जितनी पिछली बार थी। जो 41 का आंकड़ा बताया गया था वो उस समय काफी दी थी टीएमसी ने, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी टीएमसी देगी। और ममता बनर्जी ने विमेन एमपीज जो हैं उनकी लोकसभा में, उनको बहुत एनकरेज किया है। सिर्फ दिग्गजों को नहीं चांस मिलता, यंग फर्स्ट टाइमर्स को मिलता, जैसे महुआ मोइत्रा है, ठीक तो है, वो बहुत अच्छी तरह से उभर के आई हैं। ठीक है, हालांकि बीजेपी का भी, मैं ये भी कहूंगी, 19 में बीजेपी ने जो टिकट दिए थे, पॉइंट टेकन। मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, समय मेरे पास कम है, आई एम सॉरी, समय मेरे पास कम है, लेकिन हम सभी मेहमानों को शुक्रिया करना चाहेंगे। लेकिन एक चीज है, वो ये है कि अब प्रधानमंत्री की 2 रैली और होने वाली है, उसके बाद ममता की रैली कैसी होती है वो देखने वाली बात होगी। एज अ जर्नलिस्ट ये कॉन्टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हम सबके लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।